मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में सिविल कोड कलर को लेकर के जो हम सेट आप लोग का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये डेली बेसिस पे 1 से 2 सेट हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो सिविल कोड कलर का टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 11 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको हम बता देना चाहेंगे कि सभी लोग को पता होगा कि जितने भी सिलेबस है उसमें एक कंप्यूटर का भी एक कह लीजिए कि एक इम्पोर्टेंस है, और इसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, और 15 क्वेश्चन में हम डेली आपको सेट मतलब जितने भी सेट हम करवा रहे हैं, प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन को आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वरण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल से आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ, और ऐसे भी आपको यहाँ पर से अभी दिख रहा होगा। ठीक है, वरण्यम एजुकेशन नाम के यहाँ पर से स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप जो स्पेलिंग आप यूट्यूब चैनल का आप देख रहे हैं, सेम स्पेलिंग जाकर के अपना टेलीग्राम ओपन करके सर्च कर लीजिए, और देन आप यहाँ पे जाके वरण्यम एजुकेशन वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 15,000 प्लस ही होगा सब्सक्राइबर, तो वहाँ से जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं, और आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर से बताते चलेंगे। अगर कुछ का ऐसे होगा, कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन के तहत भी आपको बताना पड़े तो ऑप्शन भी बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। पहला 1 नंबर में क्वेश्चन लिखा है कि एक टर्मिनेटर है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनेटर है। यहाँ पर से इंटेलिजेंट यहाँ पर से जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर से एक इंटेलिजेंट टर्मिनेटर के नाम से यहाँ पर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा। अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शन में जैसे लिखा है, पहला नंबर में लिखा है एक माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो यूजर द्वारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात है वो क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू का मतलब है कि जो डेटा को इनपुट के तौर पे लेगा और उसके बाद फिर वो आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, दूसरे नंबर में लिखा कि बड़े सीपीयू के उपयोग से छोटी डाटा प्रोसेसिंग जॉब को पूरा करता है। ये एक सही है। जैसे आप देखिए पहला में भी देखिए माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका मतलब भी सीपीयू ही होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, जो यूजर द्वारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ये ऐसा तो गलत है ना, यूजर के ही प्रोग्राम को तो उसको आगे रन कराना होता है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर में, जिसमें कि क्या लिखा है कि एक बड़े सीपीयू यानी कि एक जो बड़े आकार के सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर है का उपयोग करके यूज करके एक छोटी डेटा यानी कि जो स्मॉल डेटा है उसका प्रोसेसिंग। जॉब का मतलब होता है वर्क। ठीक है ना, जॉब का मतलब क्या होगा, जॉब मतलब वर्क को पूरा कर देता है, उसकी जरूरत को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ठीक ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल है। ठीक ना, क्या है, इंटेलिजेंट टर्मिनल है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है मतलब 2 नंबर है। ठीक है ना, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वी, यहाँ पर से हम आपको पढ़ा देते हैं, वी मैक्स लिखा हुआ है, लेकिन इसको एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ना है इसे। ठीक ना, और इसका यहाँ पर क्या कह रहा है कि WIMAX का क्या होगा पूरा नाम। ठीक ना, तो यहाँ पर से फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये IEEE के माध्यम से चलता है, जो टोपोलॉजी में पढ़े होंगे तो IEEE पढ़ना था उसमें, और उसी के बिहाफ में इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा कि वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, इंट्रोपोलिटिक्स फॉर माइक्रोवेव एक्सेस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी के हो जाएगा। ये एब्रिविएशन के तौर पे आप इसे याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर से 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें कि अनसॉर्टेड लेन देन उपयोग कर डेटाबेस। ठीक ना, यहाँ पे अनसॉर्टेड लेन देन का उपयोग, ठीक है, उपयोग जो है जिसका उपयोग कह सकते हैं कि डेटाबेस में नियमितीकरण, या फिर कह लीजिए कि जो लेटेस्ट है ना हेतु उसका प्रयोग कहलाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक ना, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 नंबर का आंसर क्या होगा, तो ये इसका आंसर होगा 1 नंबर होगा, प्रत्यक्ष डेटाबेस का प्रयोग करना। क्या होता है, प्रत्यक्ष डेटाबेस का प्रयोग करना। अब यहाँ पर से देखिए अनसॉर्टेड लेन देन जिसका उपयोग डेटाबेस के नवीनीकरण के हेतु किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष डेटाबेस का प्रयोग करना कहलाता है। ठीक है ना, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यह है कि जो भी आप कंप्यूटर में काम करेंगे उसका देखभाल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मेदारी में होता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर के अधीन होता है वो किसके अधीन होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अधीन होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो हो गया, मोबाइल में आप एंड्रॉइड चलाते हैं, और भी मोबाइल में होता है जैसे iOS भी होता है एप्पल के मोबाइल में। ठीक है,
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का देखभाल का कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई फाइल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो जैसे डिस पीसी से अगर डेस्कटॉप पे ला कर रख रहे हैं तो डेस्कटॉप पे वो फाइल होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई फाइल को आप डेस्कटॉप पर रख के गए कल होके कहीं और रहे तो ये गड़बड़ है, ठीक है। तो इसी चीज को वही मैनेजमेंट करना जो है वो आपका क्या है, काम किसका काम है, तो इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, यानी मेमोरी को मैनेजमेंट करना और जो डेटा प्रोसेस हो रहा है उसको मैनेजमेंट करना। कोई भी डिवाइस को आप लगा रहे हैं, पेरिफेरल डिवाइस, जैसे आप अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड लगाएं तो वो बताएगा कि हाँ भाई कीबोर्ड तो लग गया है, ठीक है, तो वो आपको बताएगा, ठीक है। उसी तरह से आप जैसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में जाइएगा, ठीक है ना, तो एक जगह होता है जिसका नाम होता है कंट्रोल पैनल होता है। क्या होता है? कंट्रोल पैनल। और उस कंट्रोल पैनल के अंदर एक ऑप्शन होता है, पूरे ऑप्शन में देखेंगे तो उसमें होता है एक ऑप्शन का नाम होता है डिवाइस एंड प्रिंटर नाम से ऑप्शन होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। डिवाइस एंड प्रिंटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं उस सब के बारे में यहाँ पर से बता रहा है कि हाँ भाई ये सब डिवाइस क्या है, लगा हुआ है। सपोज कीजिए इसमें से अगर हमको ये जो माउस दिख रहा है, माउस अगर हम खोल ले, ठीक ना, ये माउस अगर हम खोल ले, ठीक है, तो ये क्या होगा कि उसमें साफ तौर पे बता देगा कि हाँ इससे क्या हो गया है, माउस खुल चुका है, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर से देखिएगा कि अभी ये जो माउस वाला सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये आपको नहीं दिखेगा, देखिए अभी खुल गया, ठीक ना, वहां पर शो कर रहा है क्या? नहीं। अब फिर जब जाकर के इसे हम लगाएंगे तब वो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर से शो करने लगा है, और सिर्फ शो ही नहीं कर रहा, वो काम भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी क्या करता है, मैनेज करके रखता है, उसका भी मैनेजमेंट करने की जिम्मेवारी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंदर होते हैं, ठीक ना, समझ में आया बात की ना, ठीक है। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि यहाँ पर से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा मेमोरी, प्रोसेस, इनपुट आउटपुट सभी चीज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, 1, 2 और 3, मतलब सभी हो जाएगा, ऑल भी रहता है आंसर, तो ऑल भी बेस्ट था इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर है, यहां पर लिखा है संगणक या कंप्यूटर, ठीक ना। संगणक यानी कैलकुलेशन करने या फिर डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट को देने वाला एक मशीन, उसे हम संगणक कहते हैं। इसीलिए कंप्यूटर का हिंदी शब्द भी क्या होता है, संगणक होता है, ठीक ना। कंप्यूटर का हिंदी मतलब क्या होता है, संगणक होता है। कई बार पूछा भी जाता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो संगणक कहते हैं। या फिर कहिए कंप्यूटर में शब्दावली के तौर पे एफटीपी का क्या मतलब अर्थ होता है, ठीक है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में एब्रीविएशन के तौर पे आपसे पूछ रहा है। और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे डी नंबर में परफेक्ट लिखा हुआ है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो 45 नंबर, सॉरी 45 कह रहे हैं, हाँ 45 भी कह सकते हैं, अगर सेट आप बना रहे हैं तो 41 से शुरू हुआ था, इसीलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और हम आपको यहाँ पे क्लियर बताना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है ये वरण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर से लिखा है 6 नंबर में, ठीक है ना। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि निरंतर सक्रिय यानी कि एक्टिव, निरंतर जो यानी कि सीक्वेंस में लगातार एक्टिव सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि कोई ऐसा सिस्टम या फिर कह लीजिए इस तरह का काम जो कह लीजिए कि रेगुलर बेसिस पे आपका कर रहा है, ठीक ना। यानी कि निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो प्रोसेस तो कहेंगे नहीं, प्रोसेस ब्लॉक भी नहीं होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नाम का कुछ होता नहीं है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेन हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, डोमेन्स हो जाएगा। डोमेन समझते होंगे क्या होगा, जैसे .com .edu, ठीक है ना। अच्छा डोमेन्स का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डोमेन अलग चीज होता है, डोमेन्स अलग होता है, ठीक ना। ये दो अलग अलग शब्द होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये जो डोमेन्स लिखा हुआ है ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर आप इस पर डबल क्लिक करके या फिर इस तरह से हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लिए, ठीक है ना। कॉपी करके हम यहाँ पर से गूगल पे गए, और गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पर से सर्च भी कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। हम जैसे यहाँ पर से गूगल ट्रांसलेट लिख लिए, और इसको हम यहाँ पर से हम दिखाने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक ना, ताकि आपको ये चीजें ना क्लियर रूप से पता रहे कि हाँ एग्जैक्ट इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक ना, समझ में आया बात की नहीं। तो हम ये लिखे, अब देखिए यहाँ पर से डोमेन्स जो आया है, आप इसको आपको गूगल में सर्च करके दिखाते हैं, और सर्च करने से पहले हम बता देते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ ये बताए, ठीक ना। डोमेन्स एक एक्टिविटी है, ठीक ना, क्या है, एक एक्टिविटी है जो उपयोग करता है यानी कि यूजर के सीधा नियंत्रण होने में, यानी कि सीधा कंट्रोल होने के लिए डायरेक्ट उसके कंट्रोल के होने के बजाय वो बैकग्राउंड के रूप में क्या करता है, काम करता है, ठीक ना। समझ में आया बात की ना, क्या होता है, बैकग्राउंड में काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया बात की ना। आप यहाँ पर से इसके एक हिंदी में करके भी सर्च करके देख सकते हैं, इसका मीनिंग भी आप यहाँ पर से चीजें जान सकते हैं, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिख रहा है कंप्यूटर सिस्टम, देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का एक नाम के लिए मतलब है जिसके में हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मुख्य सॉफ्टवेयर और कह लीजिए पेरिफेरल डिवाइस में शामिल होते हैं, जो कि ठीक है, जो जरूरी है कि पूरे गणना या फिर इस्तेमाल करके वो दूसरे शब्दों या फिर कह लीजिए दूसरी चीज़ों को जोड़े, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है डोमेन्स, जिसका प्रयोग करके हम कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे हैं, तो हम यूजर है तो हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएगा, हमारे पास सामने वो एक्टिविटीज नहीं होगा, लेकिन बैकग्राउंड में काम करता है, उसे डोमेन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। वेब ब्राउजर के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है ये सबको पता है, आप में से जितने भी लोग मतलब इतना तक पढ़ लिए तो वेब ब्राउजर के बारे में पता ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें वेब ब्राउजर के बारे में नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। जैसे क्रोम एक वेब ब्राउजर है, सफारी एक वेब ब्राउजर है, ठीक है ना। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फायरफॉक्स क्या है, ये भी एक ब्राउजर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा। लिनक्स क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, जिस तरह से विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, अबंतु, ये सारा चीज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, जिसे शॉर्ट में हम लोग ओएस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर है, 8 नंबर है, इसमें कह रहा है उच्च उपलब्ध, ठीक ना, एक उच्च उपलब्ध गति वाला नेटवर्क जो शहर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक है ना। ये जो शहर में जो स्थानीय नेटवर्क है उसको जोड़ने का जो काम है वो किसका होता है, तो ये होता है मैन का होता है। किसका होता है, मैन का, क्योंकि जो शहर के अंदर जो नेटवर्क लगा हुआ होता है उसे कहा जाता है लैन, और उसका जोड़ने का काम किसके क्या कहलाती है, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज ज्यादा होती है, ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं। आप अगर ऐसे जनरली आप गूगल भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पर से गूगल पे गए और MAN नेटवर्क, ठीक ना, यहाँ पर से मैन नेटवर्क, ठीक है, रेंज लिखेंगे तो आपको रेंज भी आपको देखिए फर्क आपको दिखेगा। आपको यहाँ पर से देखिए ये 50 से 100 किलोमीटर या फिर कह लीजिए 5 से 100 किलोमीटर के ज्यादा दायरे में ये हो सकता है, ठीक है ना। जबकि अगर लैन के बारे में देखेंगे तो लैन काफी छोटा होता है इसके कंपेयर कह लीजिए कि इसका जितना से शुरू होता है उसका उतना खत्म हो जाता है रेंज, ठीक ना। और पैन के बारे में अगर आप रेंज देखेंगे, पैन नेटवर्क के बारे में, ठीक ना, क्या, तो पैन नेटवर्क पर्सनल एरिया जिसका नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर से मुश्किल से 10 से 15 मीटर के दायरे में रहता है, जो कि जैसे हॉटस्पॉट हो गया, ब्लूटूथ हो गया, प्रिंटर हो गया, जैसे होता है ना वायरलेस प्रिंटर हो गया, मोबाइल हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारा चीजें जो काम करता है। और सबसे बड़ा जो होता है वैन होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये हजारों किलोमीटर में होता है। अच्छा देखिए यहाँ पर 100 से 1000 लिखेगा तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पटना से लेकर के दिल्ली, ऐसा नहीं है। वो शहर की बात नहीं, वो कह लीजिए कि एक देश की बात कर रहा है, एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करने की बात होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा अगला, यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आएगा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश उन संस्थाओं की अधिकतम संख्या को इंगित करता है जो कि किसी संबंध में शामिल हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर कितना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि नीचे में आप देख सकते हैं कि अधिकतम कॉन्टिनेंटल ये प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, क्या करती है, तो अधिकतम ये कॉर्डिनेटलिटी ये प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर से इसका डिटेल्स नहीं है, तो इसमें आपको और भी यहाँ पर चीजें समझा देते हैं। और ऐसे अगर समझना चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेलिटी शब्द का मतलब क्या होता है, ये एसक्यूएल जो होता है, ठीक ना, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, जिसको आप फुल फॉर्म के तौर पे जानते हुए, वो किसी टेबल में एक कॉलम की या फिर कह लीजिए विशेष में डेटा को या फिर कह लीजिए जो डेटा आप इनपुट करते हैं उसको ये दर्शाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर है, इसमें लिखा है यदि डेटाबेस में 2 स्थानों पर डेटा संग्रहित किया जाता है तो उसे क्या होगा, ठीक ना। यानी कि डेटाबेस में 2 स्थानों पर डेटा अगर स्टोर होगा, इंफॉर्मेशन अगर आपका स्टोर होगा तो उससे क्या होगा, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि संग्रह यानी कि जो स्थान में जो डेटा है वो बर्बाद होता है, और एक स्थान पर डेटा बदलने से डेटा क्या होता है कि मतलब कह लीजिए कि उसमें जो डेटा है वो हमेशा चलते रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि यदि आप डेटाबेस में 2 स्थानों पर डेटा को स्टोर करते हैं या फिर किया जाता है तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा कि जो स्टोर डेटा है या फिर जहां पर स्थान है उसका जगह बर्बाद होगा, ठीक है,
और एक स्थान पर डेटा बदलने से डेटा का एक जो असंगति है, ठीक है ना, वो उत्पन्न होगा। जैसे आप ये समझिए कि आपका कोई फाइल जो डेस्कटॉप पर भी है और माई डॉक्यूमेंट में भी रखा हुआ, तो पहले तो ये आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसके स्टोरेज बेकार हो रहा है, उसके स्पेस बेकार हो रहा है, ठीक है ना। दो जगह पर क्यों रखना, एक ही जगह पर रखिए। प्लस दो जगह पर रखने से ये होगा कि आपको कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका ऐसा मीनिंग तो सेम मेन मीनिंग इसका यही होता है कि दोनों जगह पर रहने से हमारा जो डेटा है, ठीक है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमारा जो स्पेस है ना, जो हार्ड डिस्क का स्पेस या फिर स्टोरेज स्पेस है, उसकी खपत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एक ही फाइल के लिए दो जगह अलग अलग स्पेस ले रखा होता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़े डेटाबेस में विशेषताओं को प्रतिनिधित्व, ठीक ना, करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक ना। समझ में आया बात की नहीं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपको सेव करके रखना, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें डेटाबेस शब्द है तो यहाँ पर से ये जो संयोजन की बात हो रहा है ये डीबीएमएस से होता है। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में संयोजन का प्रयोग करके एक ही टेबल या अलग अलग टेबल में दो या दो से अधिक टेबल फील्ड को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए INST सेकेंड, उसका फिर स्टूडेंट सेक्शन, ये सब चीजें अलग अलग नाम करके, इंस्टीट्यूट का सेक्शन अलग हो गया, स्टूडेंट का सेक्शन अलग हो गया, ये सारा चीज, ठीक है। क्वेश्चन में भी तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़े डेटाबेस में विशेषताओं यानी कि मतलब स्पेशल का प्रतिनिधित्व करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका आंसर क्या है, संयोजन करना, सेव करके रखना, चीजों को एडजस्ट करके रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है और इसमें क्या कर रहा है, सामान्य नेटवर्क मॉडल में प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए, ठीक ना, कौन सा परत का जिम्मेदार होता है। यहां पर से परत का मतलब होगा लेयर, ठीक ना। और नेटवर्क में अलग अलग हम लोग लेयर का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए होगा ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। क्योंकि यहां पर से प्रोसेस टू प्रोसेस है, तो प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर कौन सा होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग करता है। ये शब्द से ही देख के पहचानना होगा कि दोनों का मीनिंग क्या है। तो ये आपका एक प्रोसेस टू प्रोसेस, एक डिलीवरी यहाँ पर भी शब्द है, तो एक जगह से आप दूसरी जगह ले जाएंगे तब तो वहां पर चीजों को डिलीवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि TCP और ये सब शब्द आप पढ़े होंगे या सुने भी होंगे कई बार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन हिस्टोग्राम का निर्माण करता है और रैंकिंग, ठीक ना, रैंकिंग के लिए कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकिए, हम यहाँ पर से इसको बता दें, ठीक है। एक नंबर में चला गया, हाँ, रैंकिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर से रैंकिंग शब्द यहाँ पर से देख सकते हैं। रैंकिंग के लिए बकेट का प्रयोग करता है, बकेट का प्रयोग करता है, ठीक है ना। रैंकिंग के लिए किसका प्रयोग करता है, तो रैंकिंग के लिए जो बैकेट का प्रयोग करता है उसका नाम क्या होता है, तो इसका फुल मतलब इसका जो नाम होता है वो होता है एंटिल होता है। क्या होता है, एंटिल होता है, ठीक ना। क्या होता है, एंटिल का इसको प्रयोग कर सकते हैं कि एंटिल जो होता है उस बैकेट की संख्या को लौटाता है जिसमें कि प्रत्येक ट्यूबल्स संग्रहित होता है। बकेट की संख्या 1 से शुरू होती है और आगे की ओर बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के लिए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक ना। तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, तो इसका आंसर साफ तौर पे क्या हो जाएगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। चूंकि नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में सिर्फ इंटरनेट ही आता है, इथरनेट तो वायर होता है, फाइबर मतलब यहाँ पर से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये तो FTP है, ठीक है ना। उसका फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये तो HTTP है। लेकिन नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में कौन सा आता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आता है, ठीक है ना। और आखिरी क्वेश्चन है कि डेटा लिंक लेयर, ठीक ना, क्या, तो डेटा लिंक लेयर किस पॉकेट लेती है, ठीक ना। यहाँ पर से पॉकेट का मतलब क्या होता है, पैकेट का, जैसे हम लोग इंटरनेट में जो भी डेटा ट्रैवल होता है ना वो एक पैकेट के रूप में ट्रैवल होता है, ठीक ना। इसीलिए लिखा है कि डेटा लिंक लेयर किस लेयर से पैकेट लेती है और उन्हें ट्रांसमिट मतलब आगे भेजने के लिए, या फिर कह लीजिए किसी फ्रेम की मदद से उसे आगे भेजती या फिर कह लीजिए ट्रांसफर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका नेटवर्क लेयर का प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो आज के इस हमारा जो सेट है वो हमारा सेट नंबर कितना था, 11 नंबर था। और 11 नंबर सेट के हम 15 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है।
और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। और इससे पहले जितने भी सेट आप मतलब देखे हैं, ठीक है, या फिर चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है ना, वो सभी आपको यूट्यूब पर भी वीडियोस बना के डाले हुए हैं। साथ में आपको यह बताना चाहेंगे कि टेलीग्राम पे सभी का मतलब वीडियो के साथ में उसका पीडीएफ भी है, तो आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को पढ़ भी सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियोस में। आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा।